साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और समीक्षा करेंगे दोस्तों देश प्रदेश की खबरों के साथ राजस्थान की बीजेपी की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की जो भारी उठापटक का दौर दोनों ही पार्टियों में चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा आज करने वाले हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो हमारे नेतागण हैं उनकी राजनीतिक अपडेट क्या है दोस्तों, सभी की खबर लेंगे और इसी के साथ दोस्तों भादरा आसपास की तमाम खबरें हैं ही। और शुरुआत करते हैं दोस्तों परीक्षा की, शिक्षा की। जो 12वीं कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट आया है कल, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। सरकारी स्कूलों में भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं भादरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करूं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा 12वीं विज्ञान वर्ग का जो रिजल्ट है, 64 में से 63 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम धीरज कुलदीप है, पुत्र सुरजीत कुलदीप, दोस्तों 95.80% अंक प्राप्त किए हैं। तो सरकारी विद्यालयों का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। एक कर्णपुरा से भी सूचना आ रही है, अच्छा रिजल्ट कर्णपुरा के भी सरकारी स्कूल के बच्चे का आया है। और कुल मिला के निजी स्कूलों की बात करें तो निजी स्कूलों का अच्छा रिजल्ट भादरा क्षेत्र में भी आजकल रहने लगा है। और कई स्कूल हैं, एलबीएस डुंगराना की बात करें तो एलबीएस डुंगराना का काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट रहा है। साइंस डुंगराना एलबीएस का स्कूल है, तो 90% से अधिक आने वाले अंक प्राप्त करने वाले बच्चे जो है उनकी संख्या 22 के करीब है। और दोस्तों लगभग 31 से अधिक संख्या 80 से और 90 के बीच की है। और कुल 53 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस वाले हैं, तो शानदार रिजल्ट माना जाएगा। और एक बच्ची तो जिसका मैं जिक्र करूं, गीता पुत्री रोहतास गिल, जो कि गेहूं से हैं दोस्तों, 97.20% अंक अर्जित किए और संभवतः ये राजस्थान के एक प्रकार से टॉप मेरिट लिस्ट में ये बच्ची का नाम है। आजकल सरकार जो है मेरिट नहीं बनाती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रेशर है बच्चों पर इसका बहुत असर होता है। और आज हमने दोस्तों एक कवरेज भी की एलबीएस डुंगराना की, बच्चों से बात की जिन बच्चों को 90% से अधिक अंक आए, 80% से अधिक आए, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, कैसे, ये ज़रूर आप कवरेज देखिएगा दोस्तों। हमारे फेसबुक चैनल पर भी है और यूट्यूब चैनल पर भी है। बच्चों ने क्या कहा, और जो खासकर हम शिक्षकों से भी मिले, संचालक से भी बात की, आजकल जो प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है, हमने देखा सीकर में जिस प्रकार से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति से निजात पाने के लिए स्कूल क्या कर रहे हैं और उनके जो टीचर है, फैकल्टीज़ है, वो बच्चों को किस प्रकार से गाइड करते हैं और बच्चे कितना गाइड हो रहे हैं, कितना इम्प्रूव हो रहा है उनमें। आज हमने देखा जितने बच्चों से बात की दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत शानदार था और किसी बच्चे पर प्रेशर का हमें कोई एहसास नहीं हुआ। और कुल मिला के रिजल्ट की बात करें तो अन्य कई स्कूलों का भी शानदार रिजल्ट आया है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की, तो अमर सिंह ब्रांच जो कि किसान संघर्ष समिति है नौर और भादरा मिलाकर दोस्तों, उनका एक शिष्टमंडल बागड़ा के चीफ इंजीनियर अमरजीत मेरडा से हनुमानगढ़ में जाकर मिला और विभिन्न मुद्दों पर जो विभिन्न समस्याएं सिंचाई पानी को लेकर आ रही है, टेल तक पानी नहीं पहुंचना हो या फिर और कई प्रकार की परेशानियां हो, उसको लेकर मिला, सफल वार्ताएं हुई और बताया जा रहा है कि इसमें 21 से 25 दिनों में पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो हमारे राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब हरियाणा में रोका जा रहा है और अतिरिक्त जो पानी की व्यवस्था है वही कहीं ना कहीं ये संघर्ष समिति है उन्होंने एक प्रकार से इस व्यवस्था को सही नहीं माना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पानी की क्षेत्र में सदैव कमियाँ ही रही है। और दोस्तों बार बार इसको लेकर, चाहे वो रामगढ़ का आंदोलन आप याद करें, चक्का जाम किसानों ने किया था, उसके बाद में आंशिक रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर वही समस्या, पहले भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है, टेल के किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
तो इसका निदान कैसे होगा देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजीव बेनीवाल के कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक की, मीटिंग की। 500 मंडलों के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थे। मुद्दा था बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि। और आज ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। रैली के रूप में पहुंचे, नारे लगाते हुए पहुंचे, उपखंड कार्यालय पहुंचे। महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड कार्यालय को ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को और बिजली पानी की समस्या को और जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है दोस्तों, उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो करण बेनीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों, निनाण गांव से बहुत बुरी खबर आ रही है। 4-5 दुकानों के ताले टूटे हैं। कल रात्रि को चोरियां हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है भादरा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ऐसा एक बार दो बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। भादरा क्षेत्र के कई गांवों से लगातार चोरियां होने की जो घटनाएं हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। किसी प्रकार का अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ये जो कानून व्यवस्था है वो, उसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान दोस्तों क्षेत्र में लगा हुआ है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों हम एक अन्य खबर की, जो कि श्री धाम एक्सप्रेस जो है, जिसको दिल्ली जबलपुर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए एक प्रस्ताव दिया हुआ था 2022 का, 18/11/2022 का एक प्रस्ताव था, जिसके ऊपर अमल हो रहा है। शायद जल्द ही हो सकता है रेलवे इस प्रस्ताव को पास कर दे, क्योंकि ये प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास आया था। श्रीगंगानगर सादुलपुर होते हुए इस ट्रेन के विस्तार की बात इसमें कही गई थी। और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो दोस्तों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रूट को दिल्ली, मथुरा, जबलपुर के रूप में भी सफलता मिलेगी। नई ट्रेन के रूप में हमें ये विस्तार की जो खबर है वो बड़ी सुखद एहसास दिला रही है। और कुल मिला के हमारे सांसद जो है, चूरू के सांसद हो राहुल कसवा हो या फिर श्रीगंगानगर के सांसद निहाल सिंह हो, दोनों ही लगातार रेलवे में नई गाड़ियां कैसे मिले, कब मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसको लेकर प्रयासरत ज़रूर है। कोरोना काल में जो रेलगाड़ियां थमी थी, वो रेलगाड़ियां भी अभी तक सुचारू नहीं हुई है। तो कुल मिला के और ज़्यादा प्रयास करने होंगे इन सांसदों को, दोनों ही सांसदों को आवाज़ उठानी होगी हमारे क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन देने चाहिए और भेंट करनी चाहिए। इन सांसदों से अवगत करवाना चाहिए हमें कहाँ कहाँ की ट्रेन चाहिए। हमने एक बार आपको बताया था, क्षेत्र के नागरिकों ने इच्छा जाहिर की थी कि भादरा से इस रूट से रामदेवरा तक ट्रेन मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए सांसदों को भी प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो कुल मिला के उसी खबर पर आते हैं जिस खबर को लेकर हमने समीक्षा करने की आपको बात कही थी। राजस्थान की राजनीति में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उठापटक का दौर लगातार जारी है। अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस कर्नाटक की बात कर लेते हैं। पहले कर्नाटक में 20 मई को शपथ ग्रहण होगा सिद्धारमैया का, सीएम बनेंगे और वो 30वें सीएम बन रहे हैं कर्नाटक के। डिप्टी सीएम बनेंगे शिव कुमार, डीके शिव कुमार। और ये सेटलमेंट हुआ है एक प्रकार से ढाई वर्ष सीएम रहने का, और ये सेटलमेंट काफ़ी मुश्किल से हुआ था। दोनों ही नेता अड़ गए थे और दोनों ही सीनियर नेता हैं दोस्तों कांग्रेस के, और शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी जब दोनों ही आपस में बात करनी बंद कर दी और दोनों ही एक ही पोजीशन पर अड़े रहे कि सीएम मुझे बनाया जाए। उसके बाद में सिद्धारमैया के नाम पर सहमति बनी। 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, उसके बाद में 2.5 साल सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। तो ये फार्मूला निकाल कर लाई है कांग्रेस। कई राज्यों में इस फार्मूले को आजमाया गया दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था। ऐसा फार्मूला एक बार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बसपा के बीच में आया था,
कुल मिला के ऐसे फार्मूले भारत की राजनीति में कामयाब कमी हुई है। लेकिन हम बात करें कर्नाटक से, राजस्थान की बात कर रहे थे, कर्नाटक की क्यों कर बैठे दोस्तों? हम इसलिए कर बैठे, कर्नाटक फतेह किया है कांग्रेस ने, और एक मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, और वो सत्ता में आ भी गई। तो कुल मिला के इस नारे को, इस ये जो घोषणा थी, घोषणा पत्र में जो ये मांग थी, एक प्रकार से कांग्रेस की इच्छा थी, उसको बल मिला है। और राजस्थान के एक मंत्री ने, अशोक गहलोत सरकार के एक मंत्री ने, गोविंद राम मेघवाल, जो कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है दोस्तों, उनका एक बयान आया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सफल हुई है और कांग्रेस ने घोषणा की थी बजरंग दल को प्रतिबंधित किया जाएगा। अब राजस्थान में भी इसकी आवश्यकता है, और राजस्थान में भी कांग्रेस दोबारा आती है तो बजरंग दल को प्रतिबंधित किया जाएगा, बैन किया जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया 1948 में जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, तो उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा आरएसएस को बैन किया गया था। तो जिस प्रकार से वर्तमान में बजरंग दल के ऊपर आरोप लग रहे हैं हत्या आदि अनेक अपराधों में लिप्त होने के, तो उसको बैन लगाने की बात कांग्रेस द्वारा बार बार कही जा रही है। तो क्या राजस्थान में इसको 2023 का बहुत बड़ा मुद्दा माना जा सकता है? और राजस्थान में इसका अगर ये चर्चा का विषय बना तो ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा और कांग्रेस को कितना सफल या फिर कांग्रेस को बहुत बड़ी चोट भी ये मुद्दा दे सकता है? क्योंकि जैसे 5-5 साल भाजपा कांग्रेस का राजस्थान में दौर चला है, ऐसे में कांग्रेस लगभग कहीं ना कहीं ये मानकर चलती है कि ये दौर, इस बार का जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दाव भी खेल सकती है, जैसे 19 नए जिले बनाने की घोषणा अशोक गहलोत ने की थी। तो ऐसे दाव, अशोक गहलोत बड़े धुरंधर लीडर हैं राजस्थान के, तो ऐसे दाव अशोक गहलोत खेल भी सकते हैं। येन केन प्रकेण पुनः सत्ता प्राप्त करने का जो गेम है वो अब दोनों ही पार्टियों द्वारा खेला जाएगा। कांग्रेस के द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति होगी तो भाजपा के द्वारा सत्ता पर काबिज होने की कवायद होगी। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा में मुखर थे वो चेहरे जो जिस प्रकार से अशोक गहलोत का विरोध सचिन पायलट कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे का विरोध यहाँ भी कई नेता कर रहे थे। सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष जब तक रहे, उन्होंने तो अभियान ही छेड़ दिया था वसुंधरा राजे के खिलाफ। और इनके खेमे में धीरे धीरे जो वसुंधरा राजे से असंतुष्ट नेता थे, आला नेता थे, वो एक एक करके एक अलग से खेमा बनना प्रारंभ हो गया था। उसमें राजेंद्र राठौड़ का भी नाम था, गुलाबचंद कटारिया का भी नाम था, और सतीश पूनिया भी थे, और अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम था, जो कि बीकानेर नोखा संसदीय क्षेत्र है उनका, यहाँ से सांसद है, उनका भी नाम था। तो क्या हुआ उसका? भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके, क्योंकि कर्नाटक हार चुकी है और वहाँ से बहुत बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी लेकर राजस्थान आ रही है। 2023 का ये विधानसभा का चुनाव है, उसमें उतरने का जब मन बना रही है, तो बहुत मंथन किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। कर्नाटक में मुँह की खानी पड़ी है और केंद्रीय रणनीति थी वो भी चेंज करनी पड़ेगी। और अब एक बयान वायरल हो रहा है राजस्थान में कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी जाएगी, और वसुंधरा राजे को राजस्थान की, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की, और इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये इन चर्चाओं को बल मिला है राजस्थान में, क्योंकि हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल जो अलग वसुंधरा से दिखाई दे रहे थे सांसद, उनको कानून मंत्री बना दिया गया किरण रिजिजू के स्थान पर। कानून मंत्री बनाकर केंद्र में एक अहम जिम्मेवारी सौंप दी गई है, और राजस्थान से ध्यान हटाने की ये एक केंद्र की योजना भी है। तो कुल मिला के इसमें भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नहीं चाह रहे थे कि वसुंधरा को कमान सौंपी जाए, वो साइड करने में या दरकिनार करने में विश्वास रख रहे थे, और धीरे धीरे इसका प्रैक्टिकल भी वो कर रहे थे।
लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब से वसुंधरा ने अपना जन्मदिन 3-4 दिन पहले उनका जन्मदिन था, उससे 3-4 दिन पहले एक सभा की थी सालासर में, उसमें एक प्रकार से जो चुनौती थी वो चुनौती केंद्र के सामने रखी वसुंधरा ने 150 से अधिक पूर्व विधायकों को उस मीटिंग में बुलाकर और लगभग 50 से अधिक मौजूदा विधायकों को बुलाकर 17 से अधिक सांसदों को बुलाकर जबरदस्त भीड़ तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के सालासर में थे और रोकने का भरसक प्रयास किया था सतीश पूनिया ने जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल से। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नेता नहीं रुके और सालासर में जबरदस्त भीड़ हुई और ये मैसेज कहीं ना कहीं वसुंधरा का राजस्थान के ही नहीं बल्कि केंद्र के आला नेताओं को मिला। और उसके बाद में कर्नाटक का प्रयोग भी हुआ जो भाजपा को वामुखी खानी पड़ी। अब भाजपा ने मन बना लिया है लगभग कि वसुंधरा राजे को ही कमान सौंपी जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार में आए। और इसको लेकर अर्जुन राम मेघवाल को भी कानून मंत्री बनाकर वसुंधरा की राह से एक प्रकार से हटा दिया गया है और गुलाब चंद कटारिया को आसाम राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है और राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष हटाकर उनके स्थान पर सिप्पी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको उप नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो सारे बादल एक प्रकार से भाजपा में दिखाई दे रहे थे राजस्थान में, वो अब छंट चुके हैं और वसुंधरा पोस्टरों में आ चुकी है, केंद्र के द्वारा जारी पोस्टरों में भी और राजस्थान के द्वारा संगठन के द्वारा जारी विभिन्न कार्यक्रमों के जो पोस्टर होते हैं वो मुख्य होते हैं। उनमें किन किन नेताओं की फोटो आती है सेंटर के नेताओं के साथ स्टेट में। तो स्टेट पॉलिसी अगर देखें तो वसुंधरा के इर्द गिर्द अब भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देने लगी है और इसका असर अगर बात करें भारतीय स्थानीय राजनीति की तो संजीव बेनीवाल में बड़ी खुशी है, उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और एक प्रकार से ये जो अभियान था कि संजीव बेनीवाल की टिकट कट चुकी है या कटने वाली है, विशेषकर बलवान पूनिया के तमाम कार्यकर्ताओं को मौखिक रूप से ये कहते हुए आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चला हुआ था। लेकिन उस अभियान को अब एक प्रकार से ब्रेक लग गया है, उसमें अब बहुत बड़ी बाधा आ गई है और वो बाधा है संजीव बेनीवाल का रास्ता जो साफ हुआ है वसुंधरा तक जाने का और वसुंधरा यहाँ मुख्य रूप से राजस्थान की राजनीति में छाने का जो सिस्टम चला है पिछले काफ़ी लंबे समय से, तो उसके चलते ये सारे घनघोर जो काले बादल थे वो छंट चुके हैं। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन वर्तमान की राजनीति में संजीव बेनीवाल के कार्यकर्ता काफ़ी खुश है, एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अब वो पुनः मैदान में है। आज हमने बताया भाजपाइयों ने ज्ञापन भी दिया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, लगातार बेशक कुछ गैप से ही सही लेकिन वो अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाते हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका का एहसास भी करवाते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बजरंग सारणवी लगातार विपक्ष की भूमिका में चल रहे हैं। किसानों का मुद्दा हो, अब तो वो सीधे ही उतर चुके हैं। उन्होंने नेठाना से शुरुआत की थी कि मैं चुनावी ये सभा कर रहा हूँ और घोषणा की हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद में रामगढ़ में भी सभा की, अब अन्य गाँव में भी वो सभा करने का पूरा उनका सिस्टम चल रहा है और वो पूरी गणना कर कर चल रही है किन किन गाँव में किन किन क्षेत्र में कहाँ किस प्रकार से मुझे अपनी चक्रव्यूह अपनी रणनीति जो है वो राजनीति की वो स्थापित करनी है, बनानी है, आगे बढ़ना है। अगर बात करें एसपी सिंह की तो एसपी सिंह ने अभी भी पत्ते नहीं खोले। थोड़े दिन पहले चर्चा थी, हमने भी एक पोस्ट डाली थी, अन्य मीडिया हाउसों से भी इस प्रकार की खबरें आई थी कि वो 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उस समय। उसके बाद में 15 तारीख की चर्चा थी, लेकिन हकीकत इसकी क्या है? इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एसपी सिंह को कोई बहुत बड़ा बीजेपी का ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जो उनको आश्वस्त कर दे कि टिकट आपकी पक्की है।
आप लग जाओ अभियान में, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। ऐसा कहने वाला कोई नेता उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं यही चर्चा और यही मैसेज संदेश सारे क्षेत्र में जा रहा है। तो पत्ते खोलने बहुत ज़रूरी थे। अब एसपी सिंह उसी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें कभी पीपी सिंह डूडी आए थे, राजीव कस्मा आए थे। चुनाव लड़ने के लिए झिझक उनके मन में थी और वो कभी बसपा की टिकट, कभी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी भी टिकट से या निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में नहीं उतरे, बैलेट पेपर में अपना नाम नहीं लेकर आए। और कमोबस यही परिस्थितियां चल रही है एसपी सिंह के सामने। लेकिन एसपी सिंह बहुत धुरंधर लीडर है, एक राजनीतिक परिवार से भी है, और उसके बावजूद भी वो दुविधा में है। वो कौन सा कदम उठाए, कौन सा कदम उनके लिए ज़्यादा उचित है, इसको वो तय नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने की जो कवायद थी वो भी उनकी अब धुंधलाने लगी है। और कम से कम कांग्रेस के टिकट के वो बहुत नज़दीक जान पड़ते थे, क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौधरी को, उनके भाई को गत चुनाव में कांग्रेस की टिकट मिली थी और सहजता से उनको मिल भी सकती है। बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, नया चेहरा है दयानंद बेरवाल। हालांकि लगातार कांग्रेस से शीर्ष पर चल रहे हैं कि वो सबसे बड़े नेता है। कभी उन्होंने कामरेड का मंच साझा नहीं किया और बहुत शानदार तरीके से अपना प्योरली एक प्रकार से कांग्रेस की जो गतिविधियों में भाग लेते हुए अपना अभियान चलाया है। लेकिन अन्य कई नेताओं पर इस प्रकार के दाग भी है। एसपी सिंह के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ना कांग्रेसी है वो ना भाजपाई है, अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्षेत्र के लोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत लेट हो रही है। ये एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ का दोस्तों बनने से पहले मिटने वाला जो कैरियर मिटने वाला सिस्टम है वही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको बहुत जल्द अपने पत्ते खोलने भी चाहिए और मजबूती के साथ, दुगने चौगने जोश के साथ आना होगा। जैसे जैसे लेट कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति बहुत बड़ी अगर धमाकेदार नहीं हुई तो दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम फिस वैसे भी जो नए नेता होते हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि एक उपस्थिति, बजरंग सांड की बात करें तो लगातार 7-8 सालों से वो क्षेत्र में सक्रिय है और जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, हर गाँव में विभिन्न धरना प्रदर्शनों में भाग लेते हुए। तो उनके नाम की इस प्रकार की चर्चा नहीं है। लेकिन 2 साल पहले ही पदार्पण किया है कि ये कहा है क्षेत्र के लोगों को नए साल से एसपी सिंह ने कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पत्ते नहीं खोल पा रहे। 2 वर्षों से जो नेता पत्ते नहीं खोल पाया वो अब 5-6 महीने चुनाव के रहे हैं, क्या पत्ते खोल पाएंगे? ये आप पर भी डिपेंड करता है, आप ही इसका फैसला कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। 19 मई को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो शनिदेव जी की जयंती आज धूमधाम से पूरे क्षेत्र में मनाई जा रही है। शनिदेव जी के मंदिरों में आज रात्रि को विभिन्न मंदिरों में अनेकों जगह जागरण की भी सूचनाएं आ रही है। तो धूमधाम से भगवान श्री शनिदेव जी की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। और 1913 को आज ही के दिन जन्म हुआ था 6ठे राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी का। और इसके अलावा 1972 को नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि फिल्मी अभिनेता है, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और 1904 को जमशेद टाटा जो कि पहले उद्योगपतियों में भारत के गिने जाते हैं, उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जा रही है। और दोस्तों बात करें हम नोहर से मंडियों के भाव की तो ग्वार के भाव 5451, गेहूं के भाव 2206, चना के भाव 4764, सरसों आज रही है 4650, अरंडी के भाव 4650 और जोम 1720 रुपये प्रति कुंटल नोर मंडी में। सरसा मंडी में आज नरमा रहा है 7440 रुपये, मैक्सिमम सरसों बिकी है 4625, गुआर 5290, जबकि गेहूं बिकी है 2135 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में गुआर बिका है 5346, सरसों बिकी है 4700, चना बिका है 4900 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2336। इसके अलावा जो बिके 1800 और भट्टू मंडी में नरमा बिका है 7250, चना बिका है 4680, सरसों के भाव 4780, जबकि ग्वार के भाव 4950 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज आज बताएं तो 19 मई को 39 से
लगभग 39 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा है। 25 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, तेज़ हवाएं ज़रूर चली है और बादल भी बहुत कम, 10 से 20% ही बादल आसमान में आज छाए रहे। और कल कैसा रहेगा 20 मई को मौसम का मिजाज? 30 से 39 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 41 से 44 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम रहेगा और 37 से 43 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। जबकि हवा इस प्रकार से चलेगी कि 7 से 29 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की रफ्तार से, जैसे मिनी तूफान चल रहा हो, लेकिन बादल बिल्कुल नहीं होंगे। सुबह से लेकर रात्रि तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। तो तेज़ हवाएं चलेगी, निश्चित रूप से वो हवाएं गर्म हवा होगी। तो कुल मिला के अब गर्मी का जो पारा जो है वो चढ़ने लगा है और परसों लगभग 45 डिग्री वापस पुनः पार कर जाएगा पारा। एक बार 45 डिग्री चढ़ा था, अब 45 डिग्री और उससे आगे पारा जा सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक है शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।